हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आपकी अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर, जिसमें हम सब लोग देख रहे थे, ओथेलो को डिस्कस कर रहे थे। ओथेलो के कुछ क्वेश्चन हो गए थे। एक वीडियो हमने ओथेलो की दे दी आपको। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। देखो, हमने डॉक्टर रंजीत सर की बुक से क्वेश्चन का कलेक्शन रखा है, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इनको ट्रांसलेट करके रखा है। और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम और भी आपके साथ में अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाएँ, ठीक है दोस्त। तो देखिए, पहला फ्रेंड क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच। यानी कि कह रहा है अंतिम भाषण के बाद ओथेलो क्या करता है। यानी कि जो लास्ट भाषण होता है, अंतिम स्पीच के बाद वो क्या करता है, यानी कि वो किल्स हिमसेल्फ, खुद को मार लेता है, या फिर किल्स आईगो, या फिर हैज़ एनो अदर फिट, या आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। यानी कि वो क्या करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपका जो होता है, जब वो अंतिम स्पीच देता है तो उसके बाद में वो सुसाइड कर लेता है, यानी खुद को वो मार लेता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन ए होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ए राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इसमें बताया है, सच्चाई सामने आने पर ओथेलो को गहरा पछतावा होता है। डेस्डिमोना की हत्या करके वह टूट जाता है और अंततः आत्महत्या कर लेता है। यह उसके अपराध बोध और ट्रेजेडी को दर्शाता है, इसलिए उसका उत्तर सही है ए। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड, क्या है, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। यानी कि अपनी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी से वो कैसे जुड़ा हुआ था, ये आपको बताना है। तो वो अपने समाज से वो किस तरह से जुड़ा हुआ था। तो ही इज डिस्ट्रैक्टेड बाई मोस्ट ऑफ हिज पीयर्स एंड सुपीरियर्स, या फिर ही इज सीन एनी एज ए सिंबल ऑफ reason and purity. He is an outsider but also respected and admired. He is appreciated but also feared and envied. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन फ्रेंड सी होने वाला है। वो बाहरी था लेकिन वो बड़ा ही बहादुर था, यानी कि जिससे क्या है, लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे। वो सम्माननीय था अपने क्षेत्र में, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हिज फाइनल स्पीच, यानी कि अंतिम स्पीच में व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडविको टू डू। यानी कि अंतिम स्पीच में वो जो लोडविको है उससे कुछ करने के लिए कहता है। वो क्या करने के लिए आदेश देता है, क्या करने के लिए कहता है, ये बताना है। यानी वो डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज विदाउट एग्जैगरेटिंग और मेलिग्निंग हिम, या फिर टेल द वर्ल्ड व्हाट ए विलेन आईगो व्हाट यानी वाज, या फिर उसके बाद में स्प्रेड द ट्रूथ दैट सोसाइटी रॉन्ग्ड हिम बिकॉज ही वाज ए मूर, या फिर रिमेंबर हिम विद। इसमें ऑप्शन आपका पहले दिख गया, कोई नहीं, आपका आंसर दिख गया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। वो कहता है कि आप रहो और रहने के बाद में आप मेरी स्टोरी को बताना है, और ना तो आप मेरी स्टोरी को बढ़ा चढ़ा के बताना, और ना ही मेरी स्टोरी को कम करके बताना। मेरी जिस तरह की स्टोरी जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही बताना है जैसी मेरे साथ हुई है। तो ये कहने के लिए कहता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है इसका। अगला है, विच आस्पेक्ट्स ऑफ डेस्टिमोनास करेक्टर आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी। यानी कि जो डेस्टिमोना है उसका जो करेक्टर है वो बड़ा ही कंट्राडिक्टरी है। वो क्या कंट्राडिक्टरी दिखाता है, उन दोनों पहलू के बारे में बताना है, उस विरोधाभास को बारे में बताना है। सी इज बोथ एम्बिशियस एंड हम्बल, या फिर सी इज बोथ नाइव एंड सोफिस्टिकेट, या फिर सी इज बोथ ट्रस्टिंग एंड स्कीमिंग, या फिर सी इज बोथ डाउटफुल ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन वी होने वाला है। राइट क्या होने वाला है, वी होने वाला है फ्रेंड। वी में क्या है आपका, यहाँ पर ये सी पे टिक लग रहा है लेकिन ये वी है आपका, कौन सा है, अब ई पे लग रहा है।
यानी कि ये वी है आपका। तो वी का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो बहुत ही एकदम चालाक भी है और बहुत ही भोली भी है। उसके अंदर दोनों ही कैटेगरी है, यानी कि डेस्टिमोना एक तरफ बहुत मासूम और भोली है, वही दूसरी ओर परिपक्व और समझदार भी है। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी विरोधाभासी विशेषता है। इसलिए विच फ्रेज वेस्ट डिस्क्राइब्स आइगोस करेक्टर, यानी कि इनमें से आइगो के चरित्र पर कौन सा जो कोट है वो फ्रेज है जो बिल्कुल सही बैठता है, ये बताना आपको। देखो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए हैं, यानी ही इज स्टूपिड, यानी ही इज स्टूपिड एंड ही इज मीन्स टू एवरीवन ही नाउस, या फिर हीज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर, यानी कि इसका यही है वी नंबर है। वो हमेशा जो भी बात कहता है वो उसकी बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ उसका संदेह छिपा हुआ रहता है। तो ये वी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, रेस्ट में ही बात वो कहता है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज डेस्टिमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस, यानी कि नाटक ये कह रहा है डेस्टिमोना नाटक के दर्शकों जैसी कैसे है, यानी कि वो कैसे नाटकों के, यानी कि कह रहा है हाउ इज डेस्टिमोना लाइक द प्लेयर्स, यानी कि जो डेस्टिमोना है उसको कैसे ऑडियंस क्यों प्यार करती है, यानी कि क्यों पसंद करती है, मतलब उसको जो ऑडियंस है वो क्यों पसंद करती है। शी इज एबल टू सी द एविल स्कीमिंग बिहाइंड आइगोस सुपरफिशियल फ्रेंडनेस, या फिर सी इज कॉन्स्टेंटली चार्म्ड बाई ऑथेलोस कमांडिंग पर्सनालिटी, सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ऑथेलो गोज मैड विद जेलसी, या फिर सी इज कंसिस्टेंटली अम्यूज्ड बाई रोड्रिगोस फूलिश अटेम्प्ट टू वू हर, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन होने वाला है राइट। शी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ऑथेलो गोज मैड विद जेलसी, ये वाला है। यानी कि कह रहा है इसमें डेस्टिमोना ठीक नाटक के दर्शकों की तरह ऑथेलो की जलन और पागलपन को असहाय होकर देखती रहती है, वह कुछ नहीं कर पाती और ट्रेजेडी को अनफोल्ड होते हुए देखती है। यानी कि कहने का मतलब है जिस तरह से दर्शक होते हैं वो देखते ही रहते हैं, ऐसे ही वो डेस्टिमोना है वो भी शांति है, बिल्कुल देख रही है, उसे कुछ भी नहीं कह पा रही है ऑथेलो से, जो भी ओथेलो कर रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं कर। विच मोनार्क रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स कैरियर, यानी कि शेक्सपियर के कैरियर के दौरान इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है। तो उस समय आपकी जो रानी थी वो एलिजाबेथ थी फर्स्ट, और जो राजा थे वो जेम्स फर्स्ट थे, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट के शासनकाल की ये बात है ये, ठीक है। तो ये लोग रूल कर रहे थे उस समय। अगला क्वेश्चन है विच 2 ग्रुप्स आर एट वार इन ऑथेलो, यानी कि जो युद्ध हुआ था ऑथेलो का तो वो 2 राज्य यानी कि जो शहर थे वो कौन कौन से ग्रुप थे, किन किन में ये हुआ था युद्ध। तो वो आपके कोई और नहीं थे, वेनेशियंस थे और टर्किश थे। कौन थे? टर्किश और वेनेशियंस थे, इनमें युद्ध हुआ था। तो ये सी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ अथेलो फ्रेम हिज सोर्सेस, यानी कि शेक्सपियर ने अपने स्रोतों के अनुसार उस जो भी शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी बनाई थी अथेलो वो उसमें क्या क्या चेंजिंग कर दिया था ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या चेंज किया? ही चेंज द मैन करेक्टर टू ए मूर एंड मूव्ड द सेटिंग, या फिर ही एडिड एंड अल्टर्ड करेक्टर एंड कंप्रेस्ड एक्शन, यानी कि यही वाला इसमें यानी कि वी ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें वो क्या करता है कि कुछ करेक्टर को निकालता है, कुछ को बढ़ाता है और कहानी को कंप्रेस्ड यानी छोटा कर देता है। ये आपका राइट ऑप्शन बी है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट अदर प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज अथेलो, यानी अथेलो के टाइम पीरियड में ही शेक्सपियर ने और भी कुछ वर्क लिखे थे। वो वर्क क्या है आपके, उनको बताना है।
तो वो आपका कौन कौन सा वर्क था, एक था हैमलेट था फ्रेंड, हैमलेट था, किंग लियर भी था उस समय, मैकबेथ भी आया था, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, यानी कि ये उनके मैच्योर टाइम की बात है, जब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए थे। तो बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने ट्रेजेडी वगैरह लिखी थी, प्ले लिखे थे। तो इनकी ये ट्रेजेडी जो है 4 ट्रेजेडी हैं उसी समय लिखी थी, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये लगभग उसी समय की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। What makes Othello a unique करेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड, यानी कि शेक्सपियर के काल में जो अथेलो था वो क्यों ज़्यादा प्रचलित हो गया, विशिष्ट क्यों रहा, क्यों बन गया, यानी कि ये आपको बताना है। यानी कि नो अदर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द टाइम वाज डिसीव्ड बाई एनी अंडरलाइनिंग, या फिर मोस्ट करेक्टर्स हु वर मूरिस वर नोट प्रोमिनेंट हीरोज, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन राइट होने वाला है यहाँ पर, बी ऑप्शन होने वाला राइट यहाँ पर। शेक्सपियर के समय नाटकों में मूर पात्र सामान्यतः खलनायक या नीच चरित्र के रूप में दिखाए जाते थे, परंतु ओथेलो में एक मूर को नायक, सम्मानित सेनापति और मुख्य यानी कि चरित्र बनाया गया। यही उसे अपने समय के लिए अद्वितीय और असामान्य बनाता है। यानी कि कहने का मतलब उस समय जो मूरिश लोग जो होते थे, काले वाले लोग होते थे, उनको जो होता था क्या बना दिया जाता था, कोई खलनायक वगैरह बनाया जाता। लेकिन ये एक ऐसा प्ले था ओथेलो जिसमें ओथेलो जो एक मूरिश व्यक्ति था जिसके लिए हीरो बनाया गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर गया, ये चीज़ है। व्हाट रीजन डज आइगो गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो, यानी कि कह रहा है कि जो आइगो है आइगो है वो क्या काम करता है कि उसमें षड्यंत्र रचता है। नाटक के शुरुआत में ही षड्यंत्र रचता है ओथेलो के खिलाफ। क्या कारण होता है, वो क्यों करता है ये षड्यंत्र सारे, ये षड्यंत्र का कारण क्या है ये बताना है। ओथेलो पास्ड हिज ओवर फॉर ए प्रमोशन, तो वो कारण क्या है ये हम लोगों को बताना है यहाँ पर। तो आप देखें तो ओथेलो किल्ड हिज फ्रेंड, या फिर ओथेलो इज सिक्योरिटली वर्किंग फॉर द टर्किश, या फिर ओथेलो स्टोल ज्वेल्स फ्रॉम हिज, या फिर ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर ए प्रमोशन। यानी कहने का मतलब है ओथेलो क्या काम करता है, यानी कि आइगो होता है वो ये सोचता है कि मुझे क्या है कि लेफ्टिनेंट बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओथेलो क्या काम करता है, उसको लेफ्टिनेंट ना बना के वो कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। किसको, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है, जिसकी वो जलन की भावना से क्या काम करता है कि वो इसमें ये सारे षड्यंत्र रचता है आइगो। तो यही आपका ए है यहाँ पर, ठीक है, राइट ऑप्शन। यही जलन है उसकी और कुछ नहीं है। वैसे तो वो बिना कारण के ही हमेशा बुराई के ही काम करता है, इतना बड़ा खलनायक है ये यहाँ पर। वाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस, यानी कि ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना पड़ता है, यानी कि वो साइप्रस क्यों जाता है। तो कहने का मतलब है वो ओथेलो होता है वो साइप्रस जो जाता है टू प्रिपेयर्ड डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्किश, यानी कि टर्किश जो थे वो लोग आक्रमण कर रहे थे, तो उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयारी के लिए वहाँ जाता है। यानी कि ये आपका राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डज आइगो फ्रेम इज हैविंग एन अफेयर्स विद डेस्टिमोना, यानी कहने का मतलब है कि ये कहता है कि झूठा आरोप लगा देता है, डेस्टिमोना पे झूठा आरोप लगा देता है कि वो रिलेशन में है। और वो किसके साथ में ये आरोप लगाता है, किसके साथ रिलेशन बताता है ये बताना है। तो वो कोई और नहीं था फ्रेंड, वो कैसियो ही था, जो कैसियो के साथ में ये, एक मिनट 1 सेकेंड, वो आपका था कैसियो, वो कैसियो के साथ में ये लगा देता है ये। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, सी आपका राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाउ डज डेस्डेमोना डाई, यानी कि डेस्डेमोना की मृत्यु कैसे होती है। तो आपको पता है कि जो ओथेलो होता है वो तकिए के साथ में उसका जो गला होता है उसको घोट के मुंह को दबा के तकिए से प्लो से ही उसको मार देता है। तो ये राइट ऑप्शन विल भी आपका कौन सा होने वाला है, बी होने वाला है यहाँ। ओथेलो स्मूदर्स हर विद ए प्लोस, यानी कि एक प्लो के तकिए के द्वारा उसका मुंह गला दबा के उसे रीप देता है, मार देता है। ये व्हाट हैपन्स टू आइगो
एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि नाटक के अंत में आइगो के साथ में क्या हो जाता है। तो कोई क्या होता है ये बताना है आपको। तो कुछ नहीं होता है, उसको डेथ की सज़ा दे दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है, यानी ही इज़ सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी यहाँ है डी। कौन सा होगा? डी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है व्हाट प्रोवाइड्स ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी कि कहने का मतलब है जो ओथेलो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान मिलता है, यानी कि प्राप्त होता है। वो किस चीज़ से मिलता है, यानी कि ओथेलो को आत्मसम्मान की अनुभूति किससे होती है, किस चीज़ से मिलती है। तो उसे कुछ नहीं, वो मिलिट्री पावर से ही उसे आत्मसम्मान की अनुभूति होती है कि वो मिलिट्री में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा उसने कई सारे युद्ध वगैरह लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा जीती थी उसने। तो ये वी नंबर यहाँ पर राइट है आपका। नेक्स्ट है हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि नाटक में एकाकीपन के अनुभव को कैसे प्रस्तुत किया गया है। एज ए रिस्पाइट फ्रॉम द विजिबल, या फिर एन नेसेसरी एज नेसेसरी बट पोटेंशियली वरिंग, या फिर एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल, या फिर एज कंड्यूसिव टू सीरियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्या बताना है इंस्ट्रोस्पेक्शंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है फ्रेंड यहाँ पर, यानी कि डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल, यानी कि सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाटक लिखता है कि अलगाव खतरनाक और अस्थिर होता है जब ओथेलो समाज और सच्चाई से कट जाता है, तो वह याइगो की झूठी बातों में फंसकर विनाश की ओर बढ़ जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही वो डेस्डिमोना को अपने साथ, डेस्डिमोना चली जाती है उसके साथ, तो वो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है, और वो बहिष्कृत होने से वो अकेला पड़ जाता है, और अकेला पड़ने से वो आइगो की क्या हो जाता है, जाल में फंस जाता है। आइगो वो भी पूरा कहानी फ्रेम करके और उसका पूरा विनाश पतन कर देता है। यहाँ पर बताना है व्हाट डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल, यानी कि रिवील्स, कहने का मतलब है कि ओथेलो को जानवरों से तुलना किया जा रहा है। तो ये क्या प्रकट करता है, तो द रेसिज्म ऑफ द टाइम, यानी कि ये उस समय की जातीय और सामाजिक प्रथा में, जो प्रथा में उनका जो था अलगाववाद जो था, यानी कि उनमें प्रतीत करता है, यानी कि ये जो है उनकी भेदभाव को दर्शाता है। क्या है, काले और गोरे लोगों के भेदभाव को दर्शाता है, ये वर्णन करता है, यानी कि द रेसिज्म ऑफ द टाइटल, यानी कि इसका मतलब शेक्सपियर के समय नस्ल भेद, यानी नस्ल भेद का मतलब वही काला गोरे के गहरा था। ओथेलो जो को जानवरों से जोड़कर संबोधित करना उस युग के समाज की नस्लवादी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक था, ब्लैक मूड, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जानवरों से उसकी तुलना करी जा रही थी। अगला है व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना, तो जो डेस्डिमोना को जो रूमाल मिला था वो क्या दर्शाता है ये बताना, यानी हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना, यानी क्या दर्शाता है ये बताना हम लोगों को फ्रेंड। तो आप बताइए क्या दर्शाता है। तो हर मदर्स केयर, या फिर आइगोस एविल, यानी कि हर मोरल प्यूरिटी, या फिर ओथेलोस लव। तो यहाँ पर वो ओथेलो के लव के बारे में, यानी कि जो ओथेलो का जो प्यार था उसको दर्शाता है, यहाँ पर ओथेलोस लव दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन आपका क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड, यानी कि ऑन द हैंडकरचीफ, जो हैंडकरचीफ था, जो रूमाल था, उस पर क्या चीज़ बना हुआ था, किस चीज़ की कढ़ाई थी। तो स्ट्रॉबेरी थी, उस पर कुछ नहीं, उस पर स्ट्रॉबेरी का चित्रण था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए है, स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी। ठीक है, वो जो भी था उस पर चित्र वो स्ट्रॉबेरी का था। नेक्स्ट है हाउ इज़ द टर्किश फ्लीट
थ्रॉटेड यानी कि क्या हो गया था, यानी कि उस जो टर्किश जो बेड़ा था, फ्लीट आया था, बेड़ा था, उसके साथ क्या हो गया था। जो समुद्री जहाज थे टर्किश के, वो बैटल में आए थे, तो उनके साथ क्या हो गया था, कुछ नहीं, वो बर्बाद हो गए थे। यानी कि जो बर्बाद हो गए थे, वो कैसे बर्बाद हो गए थे ये बताना है। तो इसका मतलब वो वाई स्टोर्म यानी कि स्टोर्म यानी तूफान आया, क्या हुआ, तूफान आया समुद्र में, समुद्री तूफान से वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। नेक्स्ट है आपका वाई स्टॉर्म कि व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर अथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। यानी कि अथेलो के द्वारा कैसियो को जब बर्खास्त कर दिया, उससे पहले उसके पास में एक पद था, वो किस पद पे था, तो आपको पता होना चाहिए। उस समय वो था लेफ्टिनेंट। कौन था, लेफ्टिनेंट के पद पर था कैसियो, ठीक है फ्रेंड। इसी वजह से आइगो जलता था, इनकी जलन की भाषा थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जलन हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेटेड इज नोट अप्लाई टू अथेलो ड्यूरिंग द प्ले। यानी कि जो अथेलो था उसके लिए कुछ नाम लिए जा रहे थे जानवरों के, वो सारे नाम लिए जा रहे थे, लेकिन कोई एक ऐसा नाम था जो उसे संबोधित नहीं किया इनमें से। तो राम के नाम से, हॉर्स के नाम से, इस सरपेंट के नाम, तो वो सरपेंट था जो उसके लिए नहीं बोला गया केवल, बाकी एस, हॉर्स, रैम नहीं सब कुछ बोला गया, लेकिन सरपेंट नहीं बोला गया। ऐसा नाम में इसमें सरपेंट नहीं बोला गया था फ्रेंड। ये क्वेश्चन बताना है क्या है इसमें, यानी कि हाउ ओल्ड इज आइगो। आइगो जो था वो कितना उम्र का था ये बताना है। तो वो 28 का बताया गया है इसमें। कितनी एज का बताया गया है, जो आइगो है वो 28 ईयर्स का है, ठीक है, ये वाला है, सी ऑप्शन है। व्हाट इज द बीस्ट विद टू वैक्स। ये जो फ्रेज है यानी कि किसे कहा गया है, ये किसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, द बीस्ट विद टू वैक्स का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया दो पीठों वाला जानवर, जिसकी दो पीठें हैं जानवर। यानी कि इसमें जो बताया गया है वो सेक्सुअल पोजीशन में 2 पर्सन्स को बताया गया है, यानी कि ये दोनों सेक्सुअल पोजीशन में होते हैं, तो उनके लिए 2 पीठ का जानवर बोला गया है। तो यहाँ पर ओथेलो और डेस्डिमोना इन दोनों के लिए ये यूज किया गया है ये वर्ड, द बीस्ट विद 2 वैक्स। इसका मतलब है 2 पीपल्स हैविंग सेक्स। यहाँ पर सी नंबर पे है, राइट ऑप्शन सी है यहाँ पर। तो ये आपका डेस्डिमोना और ओथेलो का सेक्सुअल पोजीशन में इन दोनों के बारे में ये कमेंट किया गया है, ये चीज़ें हैं। व्हाट इज ब्रेवेंशियोस पोजीशन इन वेनिस। वेनिस में ब्रेवेंशियोस की क्या पोजीशन थी, वो कौन था, वो जो था वो सीनेटर था। कौन था, वो सीनेटर था। राइट ऑप्शन विल बी ए होने वाला है, यानी ब्रेवेंशियो जो थे वो सीनेटर था, ये है। ब्रेवेंशियो डेस्डिमोना का फादर था, आपको पता है। वेयर डज आइगो टेल रोड्रिगो दैट अथेलो एंड डेस्डिमोना आर सैलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। यानी आइगो रोड्रिगो से कहता है कि अथेलो और डेस्डिमोना साइप्रस से कहाँ जा रहे हैं, साइप्रस से जा रहे हैं। और वो कहाँ को जा रहे हैं, ये कहाँ के बारे में बताता है वो ये, यानी कहने का मतलब है आइगो जो होता है वो रोड्रिगो को उकसा रहा होता है कि उससे पैसा लेना है और उसे, तो रोड्रिगो को जब उकसा रहा तो वो कहता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना ये दोनों साइप्रस से जा रहे हैं, अब यानी साइप्रस से जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको बताना है यहाँ पर, ये मोरक्को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मोरक्को के बारे में, यानी वो दोनों जा रहे हैं। वो रोड्रिगो को आइगो उकसाते हुए कहता है कि अब ओथेलो और जो डेस्डिमोना है वो दोनों मोरक्को जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी राइट ऑप्शन ए होने वाला है। अगला है हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। यानी कहने का मतलब है कि जो रूमाल था वो किसने बनाया था, जो ओथेलो को मिला था अपनी माँ से विरासत में। यानी कहने का मतलब है कि जो रूमाल हैंडकरचीफ था वो ओथेलो की माँ ने दिया था, लेकिन वो बनाया किसने था, क्या माँ ने बनाया था या किसी ने और ने बनाया था, तो वो कोई और नहीं था,
वो जो बनाने वाली जो थी, वो उनकी जो माता थी, माता को मिला था, लेकिन एक जादूगरनी थी जो जादू टोना करने वाली थी, उसने उस रूमाल को कुछ जादू वगैरह से लव वगैरह डाल के, लव वगैरह के बारे में करके, मंत्र टोना करके उस रूमाल को बनाया था। तो उसका नाम जो था ए सिबली, और या फिर फीमेल प्रोफेट, यानी कि फीमेल प्रोफेट, यानी ए सिबली है, यहाँ पे ए सिबेल है, इसने ही बनाया था। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन डी है यहाँ पर, ए सिबेल, क्योंकि एक जादुई मंत्रों से बनाया गया था। व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्टिमोना टू अथेलो, यानी कि कहने का मतलब है डेस्टिमोना जो होती है वो सबसे पहले अथेलो से क्यों आकर्षित होती है, यानी कि क्या कारण होता है, क्यों हो जाती है, उससे आकर्षित हो जाती है उससे शादी करने के लिए। तो वो जो होती है कि द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, नहीं ओथेलो जो होता है वो अपनी जो पास्ट की स्टोरियाँ बताता है, तो उससे वो क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी आपका डी है, होने वाला है। कौन सा डी है यहाँ पर, उसकी स्टोरी वगैरह सुन के वो उससे आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रैंक डज आइगो, यानी कि बेग्रेडिंगली होल्ड, यानी आइगो किस पद को नापसंदी से धारण करता है, यानी कि बैकग्रूडिंगली, यानी कि कहने का मतलब है बड़ा ही रूडली तरीके से वो धारण कर लेता है, बस ले लेता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं। तो वो पद जो होता है एंसाइन का होता है। एंसाइन का मतलब होता है जो झंडा वगैरह फहराने वाला होता है, जिसके हाथ में झंडा होता है। तो ध्वजारोहण जो होता है, यानी कि ध्वजधारी होता है, वो एंसाइन कहलाता है। वही पद था उसके पास में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रॉम हुम डिड डेस्टिमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग विलो, यानी कि जो विल्लो जो सॉन्ग सुना था डेस्टिमोना ने, वो किसने सुनाया था उसके लिए, तो वो उसके लिए उसकी माता की जो मैड थी, नौकरानी थी वारवरी, उसने ही सुनाया था। ये राइट ऑप्शन है यहाँ पर, यही है, यानी कि हर मदर्स मैड वारवरी से सुना था उसने इस सॉन्ग को। Which of the following epithets is most commonly applied to Aigo throughout the play, यानी कि which of the following epithets is most commonly applied to Aigo throughout the play, यानी कि कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आइगो के लिए एक शब्द का यूज किया गया है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है, जो बिल्कुल ही उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। एक ऐसा शब्द का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑनेस्ट। क्या चीज़, ये कहते हैं कि आइगो है, ओथेलो कहता है कि आइगो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार यानी ऑनेस्ट है। वो क्या करता है, हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनाता है, तो जिससे क्या ओथेलो का विश्वास उस पर बन गया है, तो इसलिए वो उसे ऑनेस्ट मानता है। लेकिन जबकि वो ऑनेस्ट नाम पर 0.001% भी वो ईमानदार नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझो। तो whose death does ग्रेसियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन, यानी फाइनल सीन में सबसे पहले ग्रेसियानो किसकी मौत के बारे में मृत्यु की सूचना देता है, किसकी मृत्यु की सूचना देता है, तो वो कोई नहीं है, आपके ब्रेवेंसियोस की देता है, यानी कि ब्रेवेंसियो होते हैं उनकी सूचना देता है मृत्यु की। तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है। विच ऑफ कैसियोस वीकनेस डज आइगो एक्सप्लॉइट, यानी कि जो आइगो होता है वो कैसियो की किस कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है, किस कमजोरी से उसको क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा ही उकसा देता है। तो कुछ नहीं होता है, वो जो होता है ज़्यादा पी नहीं पाता है, यानी कि जो दारू शराब होती है, अल्कोहल होती है, उस अल्कोहल को बिल्कुल थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो। बस यही वजह से वो क्या करता है, अल्कोहल पिला देता है, और जिससे वो क्या करता है, झगड़ा करने लग जाता है, बकने लग जाता है कैसियो। और यही कारण होता है कि ए लो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल, नहीं वो अल्कोहल को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है, यही उसका फ़ायदा उठा लेता है इसी चीज़ का। Whom does Aigo refer to is the true general, यानी कि whom does Aigo refer to is the true general, यानी कि वो वास्तविक सेनापति यानी सच्चा सेनापति किसके लिए कहता है। आइगो जो होता है वो सबसे सच्चा सेनापति इनमें से किसको बताता है,
वो डेस्डिमोना के बारे में कहता है। वो कहता है डेस्डिमोना ही सच्चा सेनापति यानी कि नायक है, ओथेलो तो केवल नाम का है, डेस्डिमोना जो कहती है वही करता है ओथेलो, यानी कि उसके आधार पर, डेस्डिमोना के आधार पर ही ये सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर वो सच्चा सेनापति डेस्डिमोना को कहता है, ठीक है। फिर अगला है हाउ डज ओथेलो किल डेस्डिमोना, यानी कि ओथेलो डेस्डिमोना को कैसे मारता है। तो ही स्मूदर्स हर, यानी कि उसके गला और मुंह को यानी कि पिलो के साथ दबाकर मार देता है, यानी दम घुट के उसका पिलो से मार देता है। अगला व्हाट अकॉर्डिंग टू आइगो इज द ग्रीन आइड मोनिस्टर, यानी कि ग्रीन आइड यानी कि हरी आंखों वाला दैत्य किसे कहा है आइगो ने, हैं तो किस चीज़ के लिए बारे में बताया। तो वो कहता है जेलसी, यानी कि जो जलन जो होती है ना, वो एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है वो जलन होती है, जो पूरे प्ले में यही जलन की भावना होती है, यही पूरे प्ले को बर्बाद कर देती है, पूरी ट्रेजेडी बन जाती है, रेडी हो जाती है इसी से। अगला है whom does Cassio wound in the drunken brawl of act second and scene second, यानी कहता है कि द्वितीय अंक के द्वितीय सीन में शराबी झगड़े में कैसियो किसे घायल करता है। कैसियो जो होता है किसको घायल कर देता है, ये है। तो इसका मतलब है वो मोंटेनो को घायल कर देता है। पहले बार वो क्या करता है, मोंटेनो को ये छुरा मार देता है। ये सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। विद whom डज कैसियो डाइन द नाइट ही इज स्टेप्ड, यानी कि जिस रात कैसियो पर हमला होता है वह किसके साथ भोजन करता है। यानी कहने का मतलब है कैसियो जो होता है रात्रि के समय वो भोजन करके वापस आ रहा होता है, यानी कि भोजन करके वापस आ रहा होता है, तो उसको क्या होता है कि पीछे से उस पर हमला कर दिया जाता है। तो वो भोजन जो करके आ रहा होता है तो वो आपका अपनी प्रेमिका वाइंका के साथ में होता है, वो वाइंका से मिल के आ रहा होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये क्या है आपका, डी है, वो वाइंका के साथ मिलके आ रहा होता है। तो वो ये इससे इसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, लेकिन वो उल्टा बता देता है। आइगो जो होता है वो कह देता है कि डेस्डिमोना के साथ इसका अफेयर है। बड़ा उल्टा सीधा ये इसको फ्रेम कर देता है। व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंडर्स ओवर द स्लीपिंग डेस्डिमोना, यानी कि जिस समय जब ओथेलो सोई हुई डेस्डिमोना के ऊपर खड़ा होता है तो उसके हाथ में क्या होता है, यानी कि डेस्डिमोना नीचे सो रही होती है, उसको वो मारने के लिए ऊपर खड़ा होता है, तो उसके हाथ में क्या होता है। तो उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं, तकिया होता है, एक पिलो होता है, जिससे वो उसको स्मूदर करके मार देता है। अगला है हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम, यानी कि सबसे पहले ओथेलो को नाम लेकर के सबसे पहले कौन बुलाता है। तो वो आपका यहाँ पर ड्यूक, आइगो और ब्रेवेंसियो या फिर डेस्टिमोना, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो वो आपके ड्यूक होते हैं जो सबसे पहले उसका नाम लेकर उसके पुकारते हैं। ये है। अगला है अकॉर्डिंग टू लॉडविकोस लेटर हु इज टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस, नहीं लॉडविको के पत्र के अनुसार साइप्रस का नया गवर्नर कौन बनना था। तो वो आपका कैसियो था। कौन था, कैसियो था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है, यहाँ पर कैसियो था। वो कौन था आपका, कैसियो था। ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमेलिया टू डू, यानी कि जिस रात डेस्डिमोना की मृत्यु होती है वह एमेलिया से क्या करने को कहती है। यानी कि वो जो होती है डेस्डिमोना होती है वो कुछ करने के लिए बोलती है एमिलिया से, जिस रात और उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस रात जो होती है वो एमिलिया जो होती है उसकी क्या नाम, मैड होती है। तो जब मैड होती है तो उस मैड से वो ये कहती है कि जो हमारी शादी वाली चादर है ना वो हमारी उस पर आज बिछाइए, आप जो शादी वाली चादर है वो बेड पे बिछा दीजिए। यानी कि वो कहता है कि पुट डेस्डिमोनास वेडिंग शीट्स ऑन द बेड, यानी कि और जबकि वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। यानी कि उस वही जो चादर होती है उसी चादर पे उसकी मौत हो जाती है। उसे क्या पता थी कि आज ये हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज आइगो काउंसिल रोड्रिगो टू डू, यानी कि आइगो रोड्रिगो को क्या करने की सलाह देता है। आइगो जो होता है वो रोड्रिगो को क्या करने के लिए सलाह देता है, क्या करवाना चाहता है ये बताना है। तो वो ये कहता है कि आप पैसे पर्स में बनाए रखिए, यानी कि पुट मनी इन दाई पर्स, यानी कि पैसे यानी कि पर्स भर भर के तुम पैसे मुझे देते रहिए और मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना के साथ करा दूंगा।
मैं मिलवा दूंगा, ज़रूर मिलवा दूंगा तुम्हें, डेस्टिमोना से ज़रूर मिलवा दूंगा। तुम क्या करिए, यानी पर्स में पैसे भरे रहिए, भर भर के पर्स मुझे पैसे देते रहिए, मैं तुम्हारी शादी अवश्य करा दूंगा, यही उससे कहता है। और वो बेचारा देता रहता है और अंत में पूरा कुछ नहीं होता है। अगेन है हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी कि मोटिवलेस मैलिग्निटी किसे कहा गया है ये बताना आपको। तो मोटिवलेस मैलिग्निटी जो कि कहने का मतलब है कि बिना कारण के ही, बिना किसी रीजन के ही बुराई करना, किसी के प्रति में चाल चलना, तो ये किसका है, किसका काम है? तो वो कोई नहीं है, आपका आईगो है। आईगो जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई ठोस रीजन नहीं होता है, किसी कोई दुश्मनी नहीं होती है, फिर भी वो क्या काम करता है, वो प्लॉटिंग करता रहता है, बुरे काम, बुरी बातें, हमेशा बुराई करता रहता है और इधर उधर की बुराइयां इधर उधर करता रहता है। तो ये काम आईगो का है। ये चीज़ें आपका ऑप्शन राइट है। अगला है आईगो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मोटिवलेस मैलिग्निटी वाई, यानी कि ये जो मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा है वो किसने कहा है आईगो के लिए, ये बताना। तो आपके कोई और नहीं है हमारे भाई, तो ये फ्रेंड आपके सैमुअल टेलर कॉलरिज ही हैं, इन्होंने ही कहा है मोटिवलेस मैलिग्निटी आईगो के लिए, यानी कि बिना कारण के ही कुछ भी करना इसका स्वाभाविक है। अगला है विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सैड अबाउट आईगो दैट ही स्टैंड्स सुप्रीम among Shakespeare's able characters because the greatest intensity and subtlety of imagination have gone into his making। शेक्सपियर के किस आलोचक ने यह कहा कि आईगो शेक्सपियर के बुरे पात्रों में सर्वोच्च स्थान रखता है क्योंकि उसकी रचना में महान कल्पना की गहराई और सूक्ष्मता लगी है। सबसे बड़ा खलनायक जो है तो वो एसी ब्रैडले साहब कहते हैं। कौन कहते हैं कि एसी ब्रैडले साहब कहते हैं कि शेक्सपियर के सभी खलनायकों में सबसे बड़ा खलनायक जो है वो आईगो है, इनकी सभी नाटकों में विलियम शेक्सपियर। अगला है हु राइटर्स दैट टू कंपेयर आईगो विद द सैतन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सीम्स ऑलमोस्ट एब्सर्ड, सो immensely does Shakespeare's man exceeding Milton's find in Abel। किसने लिखा है कि आईगो की तुलना पैराडाइज लोस्ट के शैतान से करना लगभग बेमानी है क्योंकि शेक्सपियर का आईगो बुराई में मिल्टन के शैतान से भी आगे है। कहने का मतलब है जो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट दिया उसमें जो सैटन है वो इतना बड़ा बुराई का और इतना बड़ा वो होता है, लेकिन फिर भी वो जो आईगो है वो उससे भी बड़ा शैतान है, यानी कि उससे भी ज़्यादा बुराई करता है। तो ये कौन कहता है, विल्सन हाइट, फ्रेड बेस्ट या फिर जॉन ड्राइडन, एसी ब्रैडले। ये कौन कहते हैं, हमारे एसी ब्रैडले साहब ही कहते हैं। कौन कहते हैं, ये एसी ब्रैडले साहब ही कहते हैं कि जो आपका आईगो है शेक्सपियर का वो मिल्टन के सैटन से भी बड़ा खलनायक है, ऐसा समझो, उससे ज़्यादा भी बुराई करता है। तो यहाँ के बाद अगला क्वेश्चन है हु बिलीव दैट आईगो इज सिंपली एन अपॉर्चुनिस्ट हु क्लेवरली, यानी कि ग्राफ्स ओकेजन, यानी किस आलोचक ने माना कि आईगो सिर्फ एक अवसरवादी है जो मौके को पकड़कर फ़ायदा उठाता है। हाँ, ये पक्का है कि वो जैसे ही उसको नेक भी मौका मिला और बस तुरंत ही फ़ायदा उठा लेता है। तो ये कौन है आपके, ये बताने हैं। तो ये जॉन ड्रैपर हैं। कौन है आपके, ये जॉन ड्रैपर हैं यहाँ पर, ये जॉन ड्रैपर। राइट ऑप्शन विल बी सी है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है आपका। इन विशाल भारद्वाज, यानी कि इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा, जो फिल्म ओमकारा 2006 में आई थी, हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लैंगडा, यानी ईश्वर लैंगडा त्यागी मॉडल्ड ओन आईगो, यानी अथेलो में। यानी कहने का मतलब विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा जो 2006 में आईगो पर आधारित ईश्वर लंगड़ा, जो ईश्वर लंगड़ा त्यागी की भूमिका किसने निभाई थी, जो उसमें बनाता है कि ईश्वर लंगड़ा त्यागी बनाया, वो उसकी भूमिका किसने निभाई थी, तो वो आपका कोई और नहीं है। ये देखो जीके में भी है, समझो, सैफ अली खान। वो कौन है आपके, सैफ अली खान है। राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर, यानी कि सैफ अली खान है ये। ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी ए है यहाँ पर आपका।
ठीक है, आज के लिए हमारे इतने ही। जो हमने ओथेलो था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्ले आएगा और हमारे कुछ लिटरेरी टर्म वगैरह भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, 1 बाय 1 हम ऐसे ही लगे रहेंगे, आपकी वीडियोस देते रहेंगे। बस आप क्या काम करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स आप सभी दोस्तों का हमारे। जय हिंद, जय भारत।